जनादेश न्यूज में हूँ आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच भगवा वंदे भारत, ये है खासियत। किराया और रूट के बारे में बताएंगे। 1500 पन्नों में ज्ञानवापी का सच, सीलबंद लिफाफे में वाराणसी कोर्ट में पेश की गई सर्वे की रिपोर्ट। जेडीयू और कांग्रेस में जारी है लड़ाई, अंदर की खबर, जान हिल जाएंगे नीतीश कुमार। सरकार बदलते ही ब्यूरोक्रेसी में मची हलचल, दिल्ली गए प्रतिनियुक्त के अफसर भी मुख्य सचिव की रेस में शामिल। 2/3 विधायकों के साथ पार्टी आपकी नहीं है, शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले में उद्धव ठाकरे गुट का तर्क। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल जाएगी। वाराणसी से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत को पीएम मोदी हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। ये ट्रेन प्रयागराज रूट से दिल्ली जाएगी। इसके विधिवत परिचालन की शुरुआत 20 दिसंबर से होगी। इसको लेकर विशेष तैयारियां क्या है वो आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो रहा है। यह देश की दूसरी भगवा रंग वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत आज हो सकती है। वंदे भारत के रैंक के रंग में बदलाव के बाद इस पर खासी चर्चा हुई थी। उत्तर रेलवे की ओर से इस ट्रेन को लेकर विशेष घोषणा की गई थी। सोमवार को दोपहर 2:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। भगवा रंग वाले इस वंदे भारत में कई नई सुविधाओं को जोड़ा गया है। रेलवे मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार यह देश में चलने वाली दूसरी भगवा रंग की वंदे भारत होगी। रेलवे ने इससे पहले 24 सितंबर को केरल के कासरगोड और तिरुवनंतपुरम को जोड़ने वाली अपनी पहली भगवा ग्रे रंग वाली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस दिन 9 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। उत्तर रेलवे ने ट्रेन में दी जाने वाली बेहतर यात्री सुविधाओं पर जोर दिया है। इसके तहत ऑन बोर्ड वाईफाई, इंफोटेनमेंट, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली और बहुत कुछ शामिल है। इसके अलावा आलिशान इंटीरियर, टच फ्री सुविधाओं के साथ बायो वैक्यूम टॉयलेट, विस्तृत एलईडी लाइटिंग, हर सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट, पर्सनलाइज्ड टच आधारित रीडिंग रोशनी और छुपाए गए रोलर ब्लाइंडर्स जैसी सुविधाएं मौजूद है। वाराणसी से नई दिल्ली के लिए ट्रेन का उद्घाटन 18 दिसंबर को दोपहर 2:15 पर होगा। इस ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में पेश कर दी गई है। जिला जज के आदेश पर कराए गए सर्वे की रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई की टीम आज पहुंची। सर्वे रिपोर्ट को पेश किए जाने को लेकर अब तक 4 बार समय बढ़ाया जा चुका है। सर्वे रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद कोर्ट परिसर में हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एएसआई के सर्वे रिपोर्ट पर हर किसी की नजर टिक गई है। अदालत के आदेश पर एएसआई ने साइंटिफिक सर्वे का काम पूरा कराया गया है। सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिपोर्ट देने को लेकर लगातार एएसआई की ओर से समय की मांग की जा रही है। अब तक 4 बार रिपोर्ट जमा किए जाने को लेकर समय की मांग की गई। वाराणसी कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एएसआई को 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया था। सोमवार को एएसआई की टीम वाराणसी कोर्ट पहुंची। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सर्वे रिपोर्ट को जमा कराया गया। रिपोर्ट के जमा कराए जाने के साथ ही कोर्ट परिसर में हलचल तेज हो गई। इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर श्रृंगार गौरी केस का भविष्य काफी हद तक टिका हुआ है। इसके अलावा मस्जिद पर हिंदू पक्ष के दावे को भी रिपोर्ट से बड़ा बल मिल सकता है। ऐसे में सर्वे रिपोर्ट को जमा किए जाने की सुगबुगाहट के बीच मुस्लिम पक्ष भी एक्टिव हुआ। मुस्लिम पक्ष की ओर से एएसआई के सर्वे रिपोर्ट की मांग की गई। एएसआई ने पेश की 1500 पन्नों की रिपोर्ट।
एएसआई ने जिला कोर्ट में साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को पेश करने एएसआई के अधिकारी वाराणसी कोर्ट परिसर पहुंचे। उनके आने के साथ ही कोर्ट परिसर में हलचल तेज हो गई। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में हिंदू प्रतीक चिन्हों के रहने के कारण इसके आदि विश्वेश्वर का मंदिर होने का दावा किया जाता रहा है। इसके बाद साइंटिफिक सर्वे का कार्य पूरा कराया गया। दावा किया जा रहा है कि एएसआई ने करीब 1,500 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है। इस पर लगातार हर पक्ष की नजर बनी हुई है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई। इसमें मांग की गई है कि सीलबंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट पेश की जाए। बिना हलफनामा के सर्वे रिपोर्ट नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने किसी भी स्थिति में सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने की मांग की है। साथ ही सर्वे रिपोर्ट को लेकर कई मांग भी की गई है। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे रिपोर्ट जमा कराए जाने को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। एएसआई की टीम आज कोर्ट में साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट जमा करा सकती है। इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर श्रृंगार गौरी के दैनिक पूजा संबंधित याचिका पर अहम निर्णय हो सकता है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में एएसआई को सर्वे रिपोर्ट जमा करानी है। इसको लेकर कई प्रकार के दावे भी किए जाने लगे हैं। वाराणसी कोर्ट में पिछली तारीख पर एएसआई के वकील ने अतिरिक्त समय की मांग की थी। वकील ने जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर से कहा था कि एएसआई के सुप्रिंटेंडेंट अविनाश मोहंती कोर्ट में उपस्थित होकर रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ है। उनका ब्लड प्रेशर हाई है। कोर्ट ने उनकी अपील पर 18 दिसंबर की तारीख तय कर दी थी। दरअसल एएसआई को पिछले 11 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकी। वाराणसी कोर्ट ने श्रृंगार गौरी केस में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आदेश जारी किया था। कोर्ट की ओर से 21 जुलाई को यह आदेश जारी किया गया। 3 अगस्त तक एएसआई को जांच पूरी कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चला गया। इस कारण 24 जुलाई से शुरू हुई एएसआई सर्वे का काम रुक गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट को रेफर किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 अगस्त को जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सील किए गए वजूखाना क्षेत्र को छोड़कर परिसर के सर्वे का आदेश जारी कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का कार्य 4 अगस्त से शुरू किया गया। ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक विधि से जांच और सर्वे करने के लिए पुरातत्वविद, रसायन शास्त्री, भाषा विशेषज्ञों, सर्वेयर, फोटोग्राफर समेत तकनीकी विशेषज्ञों की टीम लगी रही। अत्याधुनिक मशीनों के जरिए साक्ष्यों की जांच की गई। दूसरी तरफ ब्याज की तहखाना डीएम को सौंपने की मांग के मुकदमे में पक्षकार बनने की विजय शंकर रस्तोगी की अपील पर भी आदेश आ सकते हैं। जिला जज ने इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है। हिंदू पक्षकार के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया है कि अच्छी रिपोर्ट आएगी। अभी हमें रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली है। कॉपी मिलने के बाद इसका अध्ययन करेंगे। वकील ने कहा कि कोर्ट में एएसआई ने रिपोर्ट पेश कर दी है। सर्वे में 3 माह से अधिक समय लगा था। एएसआई की 40 सदस्यीय टीम ने सर्वे किया। इसकी रिपोर्ट में हिंदू प्रतीक चिन्हों के पाए जाने पर रिपोर्ट आनी है। मुस्लिम पक्ष पूरा जोर लगा रहा है कि इस रिपोर्ट को किसी भी स्थिति में सार्वजनिक नहीं होने दिया जाए। बिहार में कांग्रेस की मदद से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। इसके बावजूद जेडीयू और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसे सुनकर यही लग रहा है कि जेडीयू और कांग्रेस के बीच अब लड़ाई चल रही है। यह सच है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बीच लड़ाई है। यह कोई गठबंधन राजनीति के प्रारंभ से नहीं है, परंतु मंत्रिमंडल विस्तार पर नीतीश कुमार की रहस्यमय चुप्पी के बाद अखिलेश प्रसाद सिंह की नाराजगी बढ़ती चली गई और इस बार तो नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल को ही एक तरफ से ना कह दिया। दरअसल पत्रकारों के एक जवाब में प्रदेश कांग्रेस अखिलेश सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, इसकी परीक्षा कहाँ हुई और कहां से नंबर मिल रहा है और कौन नंबर दे रहा है। हालांकि नीतीश कुमार एक बड़े लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। रही गठबंधन का संयोजक कौन होगा, तो ये है सब मीटिंग में तय होता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तय होगा कि कौन लीडर बनेंगे, कौन नहीं होंगे।
19 दिसंबर को बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीएम नीतीश, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित 25 दलों के सभी नेता जाएंगे। यह बैठक हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महागठबंधन की सरकार बनने तक तो सब कुछ सही था, परेशानी बढ़ी तो वह समय था मंत्रिमंडल विस्तार का। कई बार नीतीश कुमार और अखिलेश सिंह में बात हुई, पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नीतीश कुमार ने गच्चा दे दिया। तब वे पहली बार नाराज हुए, पर राहुल गांधी के भी आग्रह को बड़े ही नाटकीय ढंग से नीतीश कुमार ने पहले तो हामी भरी, लेकिन राहुल गांधी के आंखों से ओझल होते हुए नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार को ना ही कर दिया। तब से नीतीश कुमार और अखिलेश सिंह के बीच लड़ाई है। दरअसल अखिलेश सिंह को सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि कांग्रेस के भीतर ही नीतीश कुमार को पीएम बनाने की आवाज उठा दी। कहा जाता है कि अखिलेश सिंह को हिसुआ विधायक नीतू सिंह और बक्सर विधायक के द्वारा पीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के विरोध में आवाज उठाने का जिम्मेवार जेडीयू के कुछ वरीय नेताओं को माना गया है। बक्सर विधायक सुनील तिवारी और मुन्ना तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर परिणाम आएगा। इनमें कोई दो राय नहीं है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो बेहतर परिणाम जाएगा। वहीं नवादा जिले के हिसुआ से कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह ने कहा था कि पार्टी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा तो विश्वास है कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार को सौंप देना चाहिए। नीतीश कुमार लगातार बिहार में हर क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं। इंडिया अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े तो बेहतर होगा। श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना और सोना का मुकुट पहनाना भी अखिलेश सिंह को महंगा पड़ा। तब राजनीति जगत में यह चर्चा चली कि कांग्रेस और राजद मिलकर जेडीयू को अलग थलग करना चाहती। इस कार्यक्रम से नीतीश कुमार को दूर करना अखिलेश सिंह के लिए भारी पड़ गया। याद होगा तब इस घटना के बाद नीतीश कुमार ने 5 राज्यों के चुनाव के दौरान आरोप लगाया था कि कांग्रेस गठबंधन के प्रति गंभीर नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव पर केंद्रित है। इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश सिंह ने तब भी नीतीश कुमार के विरुद्ध मोर्चा खोला था और कहा था कि नीतीश कुमार काफी हड़बड़ी में है। वे चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को तुरंत सत्ता की कुर्सी से हटा दे। ऐसा थोड़ा होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव होने के पहले तक जनता ने मैंडेट दिया है तो वे करेंगे। राजस्थान में सरकार बदलने से ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच गई। नई सरकार अब जल्द ही अधिकारियों की पोस्टिंग करेगी, जिसमें नया मुख्य सचिव भी चुना जाएगा। आगामी दिनों में उषा शर्मा सेवानिवृत्त होगी और नया मुख्य सचिव नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान 6 सीनियर आईएएस अफसर सीएस की दौड़ में आगे नजर आ रहे हैं। राजस्थान में सरकार बदलते ही ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच गई है। नई सरकार अपने हिसाब से अधिकारियों की पोस्टिंग करेगी। ब्यूरोक्रेसी के मुखिया यानी मुख्य सचिव पद को लेकर भागदौड़ तेज हो गई है। मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा का 6 माह का कार्यकाल पूर्ववर्ती सरकार ने बढ़ा दिया था, जो 31 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। यानी आगामी दिनों में उषा शर्मा सेवानिवृत्त हो जाएगी। ऐसे में प्रदेश में नया मुख्य सचिव बनाया जाना तय है। नए मुख्य सचिव की दौड़ में कई सीनियर आईएएस अफसर एक्टिव हो गए हैं और मुख्य सचिव की दौड़ में सीनियर आईएएस रोहित कुमार सिंह और रजत मिश्रा का नाम सबसे आगे चल रहा है। रोहित सिंह वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गए हुए हैं। वे बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के नजदीकी बताए जाते हैं। हालांकि मार्च 2024 में वह सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में अगर रोहित सिंह को सीएस नहीं बनाया जाता है तो रजत मिश्रा, वी श्रीनिवास, राजेश्वर सिंह, सुशांत पंत और शुभ्रा सिंह में किसी एक को मौका मिल सकता है। इन 6 अफसरों के साथ नरेश पाल गंगवार भी दौड़ में बताए जा रहे हैं। राजस्थान कैडर के 21 आईएएस अफसर वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। इनमें से सीएम की दौड़ में शामिल रोहित कुमार सिंह, रजत मिश्रा, नरेश पाल गंगवार और वी श्रीनिवास जयपुर आने वाले हैं। जानकारी के अनुसार पिछली वसुंधरा सरकार में प्रमुख सचिव रहे तन्मय कुमार, संजय मल्होत्रा और सिद्धार्थ महाजन फिलहाल जयपुर आने के मूड में नहीं है। वह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव की उम्मीद में है। नई सरकार में अब जल्द ही ब्यूरोक्रेसी और पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव होने वाला है। सोमवार को शाम
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी सीनियर आईएएस अफसरों की बैठक लेंगे। बैठक के सभी प्रमुख सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और संयुक्त सचिवों को मौजूद रहने के आदेश जारी किए गए हैं। आगामी 2-3 दिनों में अफसरों की बड़ी ट्रांसफर लिस्ट भी आना तय है। कई विभागों के प्रमुख बदले जाने के साथ ही जिला कलेक्टर भी बदले जाएंगे। उद्धव ठाकरे समूह ने कहा है कि एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि पार्टी हमारी है। क्या उनको कानून की जानकारी है? अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, हम आपको बताते हैं। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई नागपुर में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के सामने शुरू हो गई है। इस मौके पर उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने दलीलें रखी। उद्धव गुट ने कहा कि व्हिप हटाने का अधिकार राजनीतिक दल का है, विधायक दल का नहीं। उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि शिंदे समूह का दावा है कि पार्टी हमारी है। क्या सिर्फ इसलिए कि आपके पास अधिक विधायक है, इससे आप एक पार्टी नहीं बन जाते? दरअसल सुप्रीमो कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में अंतिम फैसला देने के लिए 10 जनवरी तक का समय दिया है। पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर तक की थी, लेकिन विधानसभा की ओर से समय बढ़ाकर मांगा गया था। ठाकरे गुट ने कहा कि शिंदे गुट यह नहीं कह सकता कि शिवसेना हमारी पार्टी है। जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बैठक में शामिल न होने पर सदस्यता रद्द की जा सकती है। शिवसेना विधायक दल ने एकनाथ शिंदे को गुट नेता और भरत गोगवले को उपाध्यक्ष नियुक्त किया, लेकिन उपाध्यक्ष को यह जांचना चाहिए था कि यह फैसला किसी राजनीतिक दल का था या नहीं। पार्टी क्या है और पदाधिकारी क्या है? पार्टी प्रतिनिधि केवल पंजीकृत पदाधिकारी है, हर कार्यकर्ता प्रतिनिधि नहीं है। यदि आपको नेतृत्व पसंद नहीं आए तो क्या आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का या प्रतिनिधि सभा में उसके विरुद्ध कोई मुद्दा उठाया? ये सवाल ठाकरे ग्रुप ने पूछा था। ठाकरे गुट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आपके पास अधिक विधायक है, इससे आप एक पार्टी नहीं बन जाते। 2/3 विधायकों की पार्टी नहीं मिलती। नई पार्टी बनाना या विलय करना ही एकमात्र विकल्प है। अगर 2/3 विधायक अयोग्य नहीं होंगे तो उन्हें अलग पहचान मिल सकती है। उद्धव गुट ने कहा कि एकनाथ शिंदे को गुट का नेता और भरत गोगवले को प्रमोट किया गया। बाकी 1/3 विधायक मूल पार्टी के प्रतिनिधि हैं। नियम के अनुसार दोनों गुटों को केवल सदन में ही अयोग्यता से सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन राजनीतिक दल और विधायक दल में अंतर होता है। व्हिप हटाने का अधिकार राजनीतिक दल का है, विधायक दल का नहीं। ठाकरे गुट ने यह भी कहा कि शिंदे गुट का दावा है कि पार्टी हमारी है और क्या उनको कानून की जानकारी नहीं है? आप पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वोट करें और उद्धव ठाकरे को किनारे कर दे, लेकिन आप राजनीतिक पैंतरेबाजी करके कानून की ओर से निर्धारित प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। शिंदे गुट ने उल्लंघन किया। ठाकरे गुट ने यह भी कहा कि पार्टी बदलने की एक प्रक्रिया होती है, प्रतिनिधि सभा बुलानी पड़ती है, प्रस्ताव लेना पड़ता है, आयोग को सूचित करना पड़ता है। 10 लोग एक साथ आकर नहीं कर सकते कि हम पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को किराया दिए जाने के विवाद में फैसला सुनाते हुए विवादित जगह रामलला को देते हुए राम मंदिर बनने का रास्ता साफ कर दिया था। कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर धनीपुर में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था, जहां अब मस्जिद बना सके। इस जगह पर अब जल्द ही मस्जिद बनाए जाने का काम भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब मस्जिद बनाए जाने का काम भी जल्द ही शुरू होने जा रहा है। मस्जिद की नींव काबा के इमाम ए हरम रखेंगे। इसके बाद मई में यहां निर्माण काम शुरू हो जाएगा। मस्जिद के बारे में कई जानकारियां सामने आई है, साथ ही कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनमें बताया गया है कि मस्जिद बनने के बाद ताजमहल की तरह खूबसूरत दिखेगी। इन तस्वीरों और वीडियो को देखकर पाकिस्तान के लोगों ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान के कई लोगों ने सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए भारत के निज़ाम की तारीफ की है। पाकिस्तान से जो वीडियो सामने आया है उसमें अलग अलग लोगों के मस्जिद और यूपी का योगी सरकार को लेकर प्रतिक्रियाएं आई है। पाकिस्तान इस बात के लिए भारत और यूपी सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को इतनी बड़ी मस्जिद बनाने की इजाज़त दे रही है। इस बात का भी जिक्र पाकिस्तानी कर रहे हैं कि काबा के इमाम भारत की सबसे बड़ी मस्जिद की नींव रखने वहां पहुंचेंगे। मस्जिद के साथ ही कैंसर अस्पताल बनाना भी शुरू होगा। पाकिस्तान में इस बात की भी चर्चा है कि ये मस्जिद उत्तर प्रदेश में बन रही है, जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जो अपनी
हिंदूवादी छवि के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तानी युवाओं ने कहा है कि वह भगवा पहनते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मस्जिद उनके सूबे में बन रही है तो वह इसमें हर तरह से मदद कर रहे हैं। ये दिखता है कि भारत में किस तरह का सिस्टम है और वहाँ कैसे सबको एक नज़रिए से देखा जाता है। एक पाकिस्तानी युवक ने ये भी ध्यान दिला दिया कि इस मस्जिद में इस तरह की चीज़ें होंगी जो इस्लामी मुल्कों में भी नहीं है। ये एक बड़ी बात है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो मस्जिद बनने जा रही है उसके भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होने का दावा किया जा रहा है। मक्का के इमाम भारत आकर इसकी नींव रखेंगे। अयोध्या में बनने वाली इस मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी होगी जो 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी होगी। साथ ही इस मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी भी और कैंसर हॉस्पिटल भी होगा। दाऊद इब्राहिम के साथ तो उसकी पत्नी बच्चे भी कराची में रहते हैं, लेकिन उसकी बहन हसीना पारकर और परिवार के कुछ सदस्य भारत में हैं। इनसे दाऊद की पत्नी संपर्क में रहती है। दाऊद के बारे में पाकिस्तान ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, लेकिन उसके भतीजे ने माना है कि दाऊद की तबीयत नाजुक है। उसने दाऊद को कई तरह की बीमारियां होने की भी बात कही है। दाऊद इब्राहिम को कराची में उसके घर पर ही जहर दिए जाने की भारत समेत दुनिया के कई देशों में चर्चा है, लेकिन पाकिस्तान इस पर एकदम चुप्पी साधे बैठा है। पाकिस्तान की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान सब कुछ सुनकर अनसुना करने के मोड़ में दिख रहा है। पाक इस मामले को दबाने की कोशिश में है। ऐसे में अस्पताल के आसपास किसी को फटकने नहीं दिया जा रहा है। दाऊद की हालत के बारे में भी पाकिस्तान से कोई जानकारी नहीं सामने आ रही है। मुंबई रहने वाले दाऊद के रिश्तेदारों ने ज़रूर उसकी हालत के बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद की सेहत के बारे में सही जानकारी लेने के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम ने डॉन के परिवार से बात की। दाऊद के परिवार के कई सदस्य मुंबई में भी रहते हैं। मुंबई में रहने वाले दाऊद के भतीजे ने पुलिस के सामने माना है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। भतीजे ने पुलिस से कहा है कि दाऊद की तबीयत बीते काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रही है और उसको कई तरह की परेशानियां हैं। हालांकि उसने इस बात का भी खारिज कर दिया है कि दाऊद को जहर दिए जाने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। कराची में दाऊद को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहाँ काफ़ी कड़ी सुरक्षा है। अस्पताल के जिस फ्लोर पर दाऊद को रखा गया है वहाँ सिर्फ सिक्योरिटी के लोगों और डॉक्टरों को ही आने की इजाज़त है। पाकिस्तान ने ये बताने को राज़ी नहीं हुआ है कि दाऊद के साथ क्या हुआ। दरअसल दाऊद उसके लिए गले की वो हड्डी बना हुआ है जिसे ना उगल सकते हैं और ना निगल सकते हैं। दाऊद भले ही कराची में 30 साल से रह रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। अब अगर पाकिस्तान कहता है कि दाऊद को जहर नहीं दिया गया है तो उसका सीधा मतलब यह स्वीकार कर लेना है कि वह पाकिस्तान में रहता है। अगर वे दाऊद को जहर दिए जाने या इलाज की बात कहते हैं तो भी उनको मानना पड़ेगा कि दाऊद उनके यहाँ है। ऐसे में पाकिस्तान इस पर सिर्फ चुप्पी साधे हुए। बता दें कि दाऊद इब्राहिम ने 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के समय उसने भारत छोड़ दिया था। कुछ समय बाद वो सामने आया था कि दाऊद पाकिस्तान की कराची में रह रहा है। दाऊद ने कराची में रहते हुए लगातार आईएसआई और पाकिस्तान सेना के लिए काम किया है। कई बार दाऊद ने कराची में होने वाले सबूत सामने आए, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा सिरे से उसे खारिज कर दिया। रूस दोस्त भारत को अपने पाले में बनाए रखने के लिए तेल की खरीदी पर बड़ा छूट देने जा रहा है। रूस अब भारत को बेचे जाने वाले तेल की सब्सिडी को दुगना कर सकता है। दुनिया में तेल की डिमांड में कमी आई है और ये वजह है कि रूस को यह कदम उठाना पड़ रहा है। भारत ने रूस से मात्र 13 लाख बैरल तेल ही खरीदा है। इसके विपरीत रूस ने जब सब्सिडी को घटाई तो भारत ने यूएई के साथ अपने तेल के आयात को बढ़ा दिया था। भारत के इस कदम के बाद अब रूस को एक बार फिर से अपने दामों में कटौती करनी पड़ी है। सितंबर महीने में भारत ने 42 करोड़ 90 लाख डॉलर रूस से तेल खरीदकर बचाए थे। साल 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस भारत को तेल का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया था। भारत ने यह तेल तब खरीदा जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और तेल तथा गैस खरीदना बंद कर दिया था।
तेल के डिमांड में आई कमी की वजह से खाड़ी देशों को भी अपने तेल के दामों में कटौती करनी पड़ी थी। सऊदी अरब ने एशियाई देशों को दिए जाने वाले तेल के दामों में कटौती की है। पिछले 7 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है। इसके अलावा इराक ने भी तेल के दाम में कमी की है। अमेरिका अपने खाली पड़े रिजर्व को नहीं भर रहा है और ठंड की वजह से दुनिया में तेल की डिमांड भारी कमी के साथ आगे आई है। माना जा रहा है कि ये छूट और भी बढ़ सकती है। इससे पहले अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला था कि वह रूस से तेल नहीं खरीदे, लेकिन मोदी सरकार इस धमकी के आगे नहीं झुकी और रूस से तेल खरीदना जारी रखा। भारत को अब रूसी तेल से अरबों डॉलर का फायदा हो चुका है। यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को दोस्त रूस अरबों डॉलर की बड़ी छूट देने जा रहा है। दुनिया भर में तेल की घटती डिमांड के बीच रूस अब भारत को तेल पर दी जाने वाली छूट को लगभग 2 गुना करने जा रहा है। रूस अभी भारत को 1 बैरल तेल पर 4 से 6 डॉलर की छूट दे रहा है, जो जल्द ही अब बढ़कर 10 से 12 डॉलर तक पहुंच सकती है। रूस के दुगना छूट दिए जाने के बाद अब भारत की तेल कंपनियां मॉस्को से तेल की खरीदी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती है। इससे पहले भारत ने रूस से अपनी तेल पर निर्भरता को कम करते हुए खाड़ी देशों से तेल के आयात को बढ़ा लिया था। एक रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया भर में तेल का आयात घट रहा है और यही वजह है कि तेल निर्यातक देशों को अपने ऑफर को आकर्षक बनाना पड़ रहा है। यह वजह है कि रूस को भी दोस्त भारत के लिए अपने तेल के ऑफर को आकर्षक बनाने के लिए दामों में छूट देनी पड़ रही है। भारत ने पिछले 2 साल में रूस से जमकर तेल खरीदा है और पुतिन चाहते हैं कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच भारत उनके देश से तेल खरीदता रहे। ताजा आंकड़ों के मुताबिक तो रूस से भारत को तेल निर्यात नवंबर महीने में पूरे साल का सबसे कम हुआ है। सालार के मेकर्स ने फिल्म के प्रमोशन को लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। मुंबई में फिल्म के लीड एक्टर प्रभास का एक 120 फीट ऊंचा कटआउट लगाया गया है। यह अब तक देश के किसी भी एक्टर का यह सबसे ऊंचा कटआउट माना जा रहा है। मेकर्स ने वीडियो जारी कर इस कटआउट के बनने और लगाने की पूरी प्रक्रिया दिखाई है। भारतीय सिनेमा के प्रभास के फैंस इस वक्त एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं। यह वाजिब भी है क्योंकि उनके फेवरेट एक्टर की फिल्म सालार की रिलीज को अब सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं। शुक्रवार 22 दिसंबर को जहां सालार सिनेमाघर में रिलीज हो रही है, वहीं मेकर्स ने फिल्म के प्रमोशन को लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। मुंबई में प्रभास का एक 120 फीट ऊंचा कटआउट लगाया गया है, जिसे देखने के लिए आपको अपनी गर्दन पूरी तरह मोड़नी पड़ेगी। यह अब तक किसी भी एक्टर का सबसे ऊंचा कटआउट है। होमले फिल्म्स ने यूट्यूब पर बकायदा एक वीडियो शेयर कर इसकी 120 फीट ऊंचे कटआउट के बनने और लगाए जाने की पूरी प्रक्रिया दिखाई है। यह वाकई में अद्भुत है। केजीएफ फ्रेंचाइजी की सुपर सक्सेस के बाद अब डायरेक्टर प्रशांत नील और होमले फिल्म्स सालार पार्ट 1 सीज फायर लेकर आ रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर से लेकर इसके गानों ने पहले से ही धूम मचा रखी है। शनिवार से फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और रविवार तक 2 दिनों में 1.74 लाख टिकटें बुकिंग हो चुकी है। इस तरह फिल्म ने 4.2 करोड़ की कमाई कर ली है। बॉक्स ऑफिस पर सालार की टक्कर शाहरुख खान की डंकी से है। ऐसे में दोनों ही फिल्मों के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मुंबई में प्रभास का यह 120 फीट ऊंचा कटआउट इसी की बानगी है। सालार को विदेशों में भी प्री बुकिंग में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। सिर्फ अमेरिका में ही फिल्म की 5 करोड़ की रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। सालार पार्ट 1 सीज फायर को सेंसर बोर्ड ने हिंसा और खून खराबा देखते हुए ए सर्टिफिकेट दिया है। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और 55 मिनट का है, जिसमें प्रभास के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, जगपति बाबू और श्रुति हसन भी नजर आएंगे। फिल्म के ट्रेलर को देखकर यह साफ है कि फिल्म हाई ऑक्टेन एक्शन से लैस है। चर्चा थी कि फिल्म में केजीएफ फेम यश का भी कैमियो है, लेकिन मेकर्स ने इससे इनकार कर दिया है। साल 2017 में बाहुबली 2 की रिलीज के बाद से प्रभास भी एक अदद हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे। ऐसे में वह भी सालार से अपने दामन पर लगे फ्लॉप के दाग को धोने की कोशिश में जुटे हुए हैं। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज।